देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, हमारे यहाँ अक्सर जब हम अपने माशरे और समाज की बात करते हैं तो इस बात पे हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि वी हैव आवर फैमिली वैल्यूज़ और पाकिस्तान का जो ख़ानदानी निज़ाम है वो इंटैक्ट है। यकीनन ये इर्तिक़ा के मनाज़िलों से गुज़र रहा है, बिकॉज़ कई चेंजेस तो बहरहाल आ चुकी हैं। आप अगर शहरों में देखें तो आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, जनरली आपका फैमिली साइज़ थोड़ा श्रिंक कर रहा है, जबकि अगर गाँव देहात और रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पे अभी भी तब्दीली की वो रफ्तार नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि पहली दफ़ा है दुनिया की तारीख़ में कि अब ज़्यादा लोग शहरों में आबाद हैं बनिस्बत रूरल एरियाज़ के, तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। शहर अपने साथ लेके आते हैं ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी जिसके अंदर हर चीज़ इतनी हेल्दी नहीं है, यानी हर चीज़ पैसा है, एक तेज़ रफ्तारी है, एक उजलत है जो आपको नज़र आएगी। इन तमाम चीज़ों में यकीनन आपने डिसीजंस लेने होते हैं, अपने घर से, अपनी ज़ात से रिलेटेड डिसीजंस, अपने ख़ानदान से रिलेटेड डिसीजंस। तो हर घर के अंदर ये जो फ़ैसला लेने का निज़ाम है उसमें तब्दीली आ रही है। पहले ये फ़ैसले सिर्फ मर्द लिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि ख़वातीन भी काम करती हैं और उनकी ज़िंदगियों पे भी, उनकी रूटीन पे भी कई फ़ैसले असरअंदाज होते हैं, तो वो भी इसमें अपना हिस्सा डालती हैं। फिर फ़ाइनेंशियल उनके जो एजेंसी है उसके बाद भी काफ़ी तब्दीली आई है। पहले मर्द सिर्फ इस बुनियाद पे डिसीजंस लेता था कि भाई कमाने वाला वो है, लेकिन अब जब कमाने में ख़वातीन हिस्सा डालती हैं तो एक तरह से वो एक टकराव की सूरत हाल भी है। फिर सबसे बढ़कर ये कि हमेशा एक इर्रिस्पेक्टिव कि कमाने वाला कौन है, उम्र में जो सबसे बड़ा होता था, जो बुज़ुर्ग होता था, उसको भी सरबराह के तौर पे कबूल किया जाता था, चाहे वो घर की खातून हो, एक नानी या दादी के रूप में जिसने घर से कभी कदम नहीं निकाला है, लेकिन घर का पूरा बजट चलाने में आम तौर पे उनका अमल दखल होता था कि जो घर का सबसे बड़ा है वो डिसाइड करेगा कि किसने कौन सा काम करना है, घर का मेन्यू क्या होगा, कितने पैसे खर्च होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी अगर कमाने वाला मर्द था तो घर को चलाने वाली खातून थी। अब इसमें भी बड़ी तब्दीली आ गई क्योंकि हर एक के पास अपना पैसा होता है, पैसा लेने के लिए तो खातून के पास जाना नहीं है। और फिर जब अपनी अपनी रूटीन है तो घर के इस बुज़ुर्ग के फ़ैसले कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मुसल्लत किए जा रहे हैं बजाय इसके कि बाहिमी रज़ामंदी से इनको तय किया जाए। इस तरह की चीज़ें आपको कई पाकिस्तानी ड्रामाज़ में नज़र आएंगी, जिसमें हाल ही में अभी मैं देख रही हूँ जमा तक़सीम, जिसके अंदर 3 भाई और उनकी फ़ैमिली साथ रहती हैं, तो ये अपने अपने जो उसके रोज़ाना के मसाइल हैं उनको सामने रखा जा रहा है। इसमें कई पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कई नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और यकीनन यही एक घर का, एक ख़ानदान का खासा होता है। आप बेशक साथ रहें या दूर दूर रहें, किसी भी खुशी के मौके पे या किसी भी गम के मौके पे आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली याद आती है। कई लोगों से अगर आप बात करें तो सुनने में यही आता है कि जब तक बुज़ुर्ग हयात होते हैं तो कई रस्में चलती रहती हैं, घरों का एक महवर रहता है, दुनिया में कोई कहीं पे भी बसता हो, ईद बकरा ईद पे या फिर गर्मियों की छुट्टियों में घर का रुख करता है, क्योंकि ये वो बुज़ुर्गों की कशिश होती है। लेकिन आज सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं, इसमें क्या मस्बत पहलू हैं और क्या मनफी पहलू हैं वो आपके सामने रखते हैं। हमारे सामने एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है हमारे कराची स्टूडियोज़ में निसा जबीन अली। बहुत बहुत शुक्रिया निसा आपके यहाँ पे मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं आप सबकी बहुत ही फेवरेट रानी आपा। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा आपकी मौजूदगी का। और डॉक्टर अली अजमल जो कि माहिर नफ्सियात हैं वो भी हमारे साथ हैं और शामिल गुफ्तगू होंगे। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर रानी आपा आपसे शुरुआत करूं, घर में कई बुज़ुर्गों से बात की जाए तो एक पर्सनालिटी नज़र आती है कि नहीं जी हमारे घर में तो चिड़िया पर भी नहीं मार सकती हमारे हमारे फ़ैसले के बग़ैर। और दूसरी तरफ कई बुज़ुर्ग ऐसे भी नज़र आते हैं जो कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि पूरी ज़िंदगी इन बच्चों के लिए, इस घर के लिए वक्फ़ कर दी, लेकिन इसके बावजूद हमारी हैसियत एक पुराने फर्नीचर से ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों बुज़ुर्गों की जो लिविंग कंडीशंस हैं, जो हस्तियां हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए आपने बड़ी ही प्रोग्राम का आगाज़ भी बहुत ही खूबसूरत किया, और ज़ाहिर है कि जो घर की बड़ी हस्तियां हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका जो मुकाम रोज़े अज़ल से था वो आज भी है। और जिन घरों में ये निज़ाम कायम है, मैं समझती हूँ वो घर आज भी बहुत कामयाब हैं। और इन्हीं बुज़ुर्गों की, इन्हीं बड़ों की कशिश है जो ख़ानदान को जोड़े रखते। आपने अक्सर सुना होगा, जब अल्लाह बख्शे अम्मी हयात थीं तो हमारा ख़ानदान यूँ जुड़ा हुआ था, अल्लाह बख्शे जब अब्बू हयात थे, यानी इस किस्म की बातें आप सुनने में आती हैं, आती रहेंगी। और आज भी ज़माने में वो घर जहाँ बुज़ुर्ग हैं वो घर जुड़ा हुआ है, वो घर कायम है, वो घर
पुरबहार है, रौनक से वाबस्ता है और उस घर में छोटे बड़े बच्चे जवान बुज़ुर्ग सब मोहब्बत से रहते हैं। और एक बड़े को जब हम एक बड़ा मान लेते हैं तो उसके किए गए फ़ैसलों को भी अगर हम ओबे कर देते हैं तो वो घर बहुत कामयाब हो जाता है। जहाँ तक कमाई का ताल्लुक़ है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद कमाता था और पूरा घराना उससे लुत्फ़अंदोज़ होता था। आज घर का हर फ़र्द जब कमा रहा है तो वो अपने हुकूक भी समझता है कि मुझे मेरी राय ज़रूर थोपनी चाहिए। एक कमाई तो होती है रुपए पैसे की, जी जी। एक कमाई होती है लोगों की रवादारी, मोहब्बत और इज्जत की। मैंने कई घरों में देखा है कि अगर पुरानी वाबस्तगियाँ, यानी एक प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, हैंडीमैन है, माली है, ड्राइवर है, जो साल से वहाँ मौजूद है, वो अक्सर ये कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि जो बुज़ुर्गों का तरीका था, जो अंदाज़े गुफ्तगू था, वो बच्चों में नहीं आया है। लेकिन हम आज भी अगर इस घर से, इस ख़ानदान से वाबस्ता हैं तो वो वाबस्तगी उनकी पुरानी रवादारियों की वजह से, यानी बुज़ुर्गों का जो अखलाक था उसकी वजह से है। निसा, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि क्या वजह है कि जो गुज़िश्ता जनरेशन थी, जो आपके यानी जो आप बुज़ुर्ग हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, उनमें सोशल कैपिटल गैदर करने की सलाहियत थी। वो ख़ानदान अगर बड़े भी हैं तो साथ लेकर चलते थे, हर एक के लिए वक्त निकाल पाते थे। आज क्या हमारी ज़िंदगियाँ वाकई इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि हम या तो बहुत ही शादी ब्याह का मौका है या फौतगी का मौका है, इसके अलावा हम लोगों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, लोगों से मिल ही नहीं पाते, ना मेहमान नवाजी कर पाते हैं, ना ख़ुद मेहमान बनकर उनके अच्छे बुरे वक्त में साथ हो पाते हैं। क्या वजह है ये? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इस खूबसूरत शो में मुझे बुलाया। आपके सवाल का जवाब जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो वो दौर था उसमें फ़ोन होते थे, बटन वाले फ़ोन होते थे, डायलिंग फ़ोन होते थे, और उसमें फिर मिलने के लिए बुज़ुर्गों साथ ही रहते थे क्योंकि एक जॉइंट फैमिली होती थी। अब लोग एक टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई है, लोग बड़ा एक फाइनेंशियली जो है ना अपने बड़ों को एक बोझ की तरह लेने लगे हैं। पहले बड़ों की जब साथ रहते थे तो बड़ों की राय को बड़ी अहमियत समझा जाता था। अब जब जो जनरेशन, जो अभी आने वाली जनरेशन है, जो मैं देखती हूँ, हम लोग जो थे अपनी नानी की बात के आगे हमारी अम्मी भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि हमने वो दौर देखा जहाँ बड़ों की बहुत इज्जत होती थी। हमने अपने पेरेंट्स को देखा, लेकिन शायद इसमें कुछ हम आने वाली जनरेशन, ये छोटे बच्चों को नहीं कहेंगे कि उनका कसूर है, उसमें कुछ हम लोगों का भी कसूर है, क्योंकि हम वो आने वाली जनरेशन को वो लेसन नहीं दे रहे, वो टीचिंग, वो एक लर्निंग नहीं हो रही उनकी। जब हम अपने बड़ों को इज़्ज़त नहीं देंगे तो शायद हमारे बच्चे भी कल को हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। पुराने अगर आप दौर की बात करती हैं तो वहाँ पे ये होता था कि हफ्ते में एक दिन जो होता था, जैसे मैं अपनी मिसाल दूंगी कि जुमे के दिन नानी के घर सबने जमा होना है। अब वो मामू भी आ रहे हैं और वो खालाएँ भी जमा हो रही हैं, वो हम सब जमा हो रहे हैं। इवन जब बड़े जमा होते हैं तो उनके बच्चे भी जमा होते थे, तो वो कज़न्स की कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होती थी। फिर वो नानी की वो एक 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की जो एक अहमियत होती थी, हर उसमें एक बैठ के एक ही खाना बन रहा है। 4 बच्चे हैं तो चारों की पसंद भी पता होती थी जी। यानी बाकायदा कहती थी कि भाई ये इसके लिए बनाया है, छोटी बेटी को ये पसंद है, मेरी नवासी को ये पसंद है। हमारे घरों में आज भी ये होता है। लेकिन अली, एक चीज़ जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि अब रिश्ते वर्सेस फासले, ये चीज़ हो गई है। यानी ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान में से कई लोगों के अब जो रिश्तेदार हैं वो ना आपके शहर में रहते हैं, ना मोहल्ले में रहते हैं, ना आपके मुल्क में रहते हैं, तो फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो शहर में रहते भी हैं, हम अक्सर ये जज कर रहे होते हैं यार उनके घर जाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, हमसे बहुत दूर है। यानी अगर कोई घर हमसे 2 गली छोड़कर नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाते। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है कि कई भाई जो एक ही इलाके में रहते हैं, उनके घर 2-2 गलियाँ दूर हैं, उनको भी एक दूसरे से मिले मिले हफ्ता हो जाता है, महीने गुजर जाते हैं। वक्त की बरकत कहाँ चली गई है? जी बिल्कुल, वक्त की बरकत में तो कुछ मामलात हैं आज के जो जदीद दौर के तकाजे हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि ये कोई फैमिली सिस्टम की कोई डिटीरियरेशन या रिश्तों में कोई ख़ास कोई दूरियां नहीं है। इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिद्रा जो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड होती है। जैसे कि आमतौर पे पुराने टाइम पे क्या होता था कि लोगों का पेशा ज़्यादातर वो विलेजेस में रूरल बैकग्राउंड था। अब उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर लैंड होती थी, उसमें चंद दिन काम होता था, उसके बाद जी बस जो फसलें हैं वो खुद ब खुद पक रही हैं। तो लोगों के पास मिलने के लिए टाइम काफ़ी था, वो लोगों से मिलते थे 10-10, 15-15 दिन और इससे भी ज़्यादा शादियों पे, और नॉर्मली लोगों के घरों में जाते थे, रिश्तेदारों को विजिट करते थे।
लेकिन देखिए इशू ये है कि आज का जो इंसान है, अब वो ये एक तरह की उसके लिए एक लग्जरी हो गई है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंसान कोई पीछे की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम इवॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज वो थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन आप नहीं समझते अली, ये बड़ों के अली आप बिल्कुल सही बता रहे हैं अबाउट द रोज़मर्रा की जो हमारी मसरूफियात हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एक बेसिक ह्यूमन नीड है कनेक्शन की, कि एक दूसरे से बात करना, अपनी बात कहना, दिल की बात कहना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करना, ये हमारी शनाख्त का हिस्सा है। आज जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि हमने इन ऑथेंटिक कनेक्शंस, यानी इन ऑथेंटिक मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये फ़ेक है। हम समझते हैं हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम अपना वक्त इसमें सर्व कर रहे हैं, जिसको हम डूम स्क्रोलिंग कहते हैं, कि हम दुनिया जहान की ख़बरें इकट्ठी कर रहे हैं। फ़लानी सेलिब्रिटी के घर में क्या हो रहा है ये हमें पता है, फ़लाने मुल्क में क्या हो रहा है ये हमें पता है। इससे हमें एक फ़ेक सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बिलोंगिंग आता है। पहले वो कनेक्शन और बिलोंगिंग क्रिएट करने के लिए हमें लोगों से मिलना जुलना पड़ता था, हाल अहवाल दरियाफ्त करने पड़ते थे, उनके अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होना पड़ता था। आज आप देखें किसी की फौतगी की हम खबर सुनते हैं तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के उसकी पोस्ट के नीचे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख के हम समझते हैं हमारा काम हो गया। डोंट यू थिंक वी आर लूजिंग कनेक्शन? जी बिल्कुल, कुछ मामला तो देखिए ना, जब एक ये जो दौर, कोई भी दौर होता है, अब उसके कुछ प्लस माइनसेस तो होते हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जहां पे इस दौर में कुछ तरक्की आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगियों को आसान किया, वहीं पे इस दौर की हमें एक कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ रही है, जो कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिश्तों में आजकल दूरियां तो बहरहाल आ गई हैं। आजकल आप देखें कि पहले वो कहते कि वफा उन दिनों का लफ्ज था फराज, जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे। तो बहरहाल आज के इंसान में दूरियां भी आ गई हैं और हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसमें एक हद तक मैं समझता हूँ कि हम आर्टिफिशियल हो गए हैं। लेकिन इसमें देखें कि सिद्रा, जब भी दौर बदला है इंसानों ने उसकी कीमत तो चुकाई है। अब इस तरक्की की जो हम कीमत चुका रहे हैं, यकीनी तौर पे वो इमोशनल और जज्बाती तौर पे दूरियां, और उसके बाद फिर इंसान भी अपने अंदर, आज का इंसान इमोशनली वॉइड फील करता है। एब्सोल्युटली। और इस वॉइड को पहले वो जो देखिए, कुछ चीज़ों का आपको नेमल बदल नहीं हो सकता। अगर आपके बचपन में आपने अच्छा वो वाला 80s 90s वाला बचपन गुजारा है या उससे पहले का बचपन गुजारा है, आपको याद होगा कि आपकी नानी दादी आपको कहानियाँ सुनाती थी, आपके सर में चंपी करती थी, आपकी पसंद का खाना अपने हाथ से खिलाती थी। वो जो लम्स है ना, उसको हम रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील वेरी सैड फॉर द जनरेशन दैट इज़ कमिंग ऑन। वो कम्युनिटी में वो सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर ये बात करेंगे कि अब जो बड़ों की ये वक़्त है, क्या ये फेलियर हमारे बुज़ुर्गों का है कि हम ये ट्रेडिशंस आगे लेकर नहीं चल पा रहे, या नौजवान बिल्कुल उनकी बावजूद इनकी कोशिशों के उसको रद्द कर रहे हैं? वील टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए अहम होती हैं और किस तरह वक्त के साथ साथ हमारे घरों की जो रिवायत है वो बदल जाती है। रानी आपा, मैं सोच रही थी कि हमारे बुज़ुर्गों की भी ना कितनी मज़ेदार बातें थी। मुझे याद है मेरे नाना हम सारों को गार्डनिंग में इन्वॉल्व कर लेते थे। लाइक इन हिज़ होम गार्डन उनके पास तमाम फलों के दरख्त थे, और वो हर एक के बारे में, आज भी जो चीकू के बारे में, आड़ू के बारे में, मौसमी, वो हमें उनकी वजह से पता है। उनको बागवानी का बहुत शौक़ था, और एक अपने आप में एक रिचुअल था कि सुबह पानी वो देते थे, शाम में हम में से किसी को साथ लगा लेते थे कि हम पानी दे रहे हैं, और एक कनेक्शन बनता था। इसी तरह अगर नानी और दादियों की बात की जाए तो ख़ास पकवान, अगर घर में लड्डू बन रहे हैं, मुझे याद है हमारी नानी कुछ नहीं तो मटर छीलने में और पुदीने के पत्ते अलग करने में सारों को बिठा लेती थी। एक अपने आप में एक्टिविटी भी हो जाती थी और कनेक्ट भी हो जाते थे सारे। आज के बच्चे ये नहीं करना चाहते, या आज के बुज़ुर्गों को ये नहीं कराना? आप क्या समझती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि बुज़ुर्ग जो एक घर का सुतून होते हैं, अगर वही अपनी यानी आप बुज़ुर्ग को बुज़ुर्ग माने तो बुज़ुर्ग अपने छोटों से बेपनाह प्यार करता है। हमारा बचपन
गो कि मेरा बचपन इतना कदीम नहीं था, लेकिन मुझे अपने बचपन की वो तमाम बातें याद हैं कि मेरी नानी, मेरी दादी जैसे ही हल्का सा अबर आया, हल्की सी बूंदाबांदी, हमारे यहाँ गुलगुले शुरू हो जाते थे, तो घर के सारे लोग उसमें हिस्सा लेते थे। कोई जाके जल्दी से गुड़ को पकने के लिए रख देता था, कोई आटा छानता था, कोई उसके अंदर सोडा मिलाता था। यानी दादी नानी, अब मेरी दादी का घर था, हम लोग दादी के साथ रहते थे, कोई एक चीज़ ला रहा है, कोई दूसरी चीज़, सारे बच्चे मिल जाते थे। वो चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ गई और अम्मी ने और अम्मा ने मिल गए, हम दादी को अम्मा कहते थे, वो पकौड़े, वो गुलगुले बनना शुरू हुए, पकौड़े बनना शुरू हुए, कचौरियाँ बनना शुरू हुई। ये बरसात का एक मौसम होता था, सब साथ होते थे और इसी दौरान घर के बड़े भी आ जाते थे। शाम ढलने लगती थी तो अब्बा जी आ गए, चचा आ गए, ताया आ गए। वो ऐसा खूबसूरत, आप यकीन नहीं करेंगे सिदरा, मेरा बचपन बीते कितना अरसा हुआ होगा, मुझे आज भी वो खूबसूरत यादें याद हैं। और मैं एक नानी भी हूँ, एक दादी भी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज भी अपने ख़ानदान को यकजा रखूँ। एवरी सैटरडे संडे मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, मेरे नवासे नवासे नवासियाँ, मेरे पोते पोती, छोटे छोटे पोता पोतियाँ, नवासे नवासियाँ माशाल्लाह बड़े हो गए, सब एक साथ होते हैं, बहन भाई मिलते हैं। 2 दिन मेरे घर खुशी का समा होता है और मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि हर घर में ऐसा माहौल हो। आजकल मसला ये हुआ कि हर शख्स जॉब पे चला जाता है, तो घर का बड़ा तन्हा होकर बीमार हो जाता है। क्या आप सच बताइए, कभी आपने अपने बचपन में कोई ऐसी बीमारियाँ सुनी थी कि हर तीसरा शख्स हार्ट पेशेंट है, हर तीसरा फ़र्द जो है डिप्रेशन का शिकार है, हर तीसरा फ़र्द हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, शुगर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सोच की बीमारी है। मेरा ख्याल है कि हर तीसरे शख्स को है, बल्कि अगर मैं हर दूसरे शख्स को कहूँ तो बेजा ना होगा। रानिया पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर देखें, एक तो लाइफस्टाइल के जो चेंजेस आए हैं ना, वो बड़ी तेज़ी से आए हैं। अगर हमारे बुजुर्गों को एक ख़ास तर्ज़ अमल पसंद है तो बच्चों को वो पसंद नहीं है, तो ये एक बीच में जो ना मिडिल रास्ता इख्तियार करना बहुत ज़रूरी होता है। निसा, आप क्या समझती हैं कि हमारे जो बुज़ुर्गों का इमेज दिया जाता है ना, वो बड़ा रिजिड होता है, और ये बात भी हकीकत है कि एज के साथ साथ जो आपकी लचक होती है, मिजाज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो चली जाती है। उनका एक सेट रूटीन होता है, उनको खाने में ख़ास चीज़ें पसंद हैं। बच्चे इस बात से घबराते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर नूडल्स खाना चाहते हैं, सुशी खाना चाहते हैं, ख़ास किस्म की आउटिंग करना चाहते हैं, हमें वो मज़ा नहीं आता, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। निसा, अगर इस पर आप कॉमेंट करें। एक छोटा सा इंटरप्शन मैं करूँगी, वो ये कि हम लोगों ने अपने बुजुर्ग से बुजुर्गियत छीन ली है। हमने उसको एक डेकोरेशन पीस बनाकर एक कोने में रख दिया है। अम्मी आपको शुगर है, आप ये खाएंगी, आप इस काम को हाथ ना लगाइएगा, आपसे कह दिए ना ये मेड कर देगी, मैं कर दूंगी, आप बिस्तर से नहीं उठिए, आपको बाहर नहीं जाना, आपको ये नहीं खाना, आपके खाने का टाइम हो गया, आपकी चाय का टाइम हो गया, आपके नाश्ते का टाइम हो गया, आपकी वॉक का। यानी हमने अपने बड़े को मुक़य्यद कर दिया है, आप अपनी राय बड़े पर ठूस दी है, बड़े की राय अपने ऊपर आपने मुसल्लत नहीं की है, और यही वजह है कि आपका जो बड़ा है आपके लिए एक बोझ बनता जा रहा है। आप उसको एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दीजिए, अपनी मर्ज़ी से उठे, अपनी मर्ज़ी से जिए, अपनी मर्ज़ी से काम करे। आपने उसको खुद बीमार करके डाल दिया। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो मिजाज, यानी हम ये भी तो देखते हैं ना निसा, के बड़े घर के कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल ही अलग आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये जो बातें करते हैं वो हमें समझ नहीं आती, हमें वो ज़िंदगी नहीं चाहिए। और हर वक्त एक रोब या चीज़ों को सही करने वाला, करेक्ट करने वाला, इस्लाह करने वाला, ये भी तो रोल नहीं है ना। दे शुड ऑल्सो बी हैविंग फ़न। क्या वजह है कि हम वक्त के साथ साथ फ़न करना भूल जाते हैं? नहीं, मैं समझी हूँ, जो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखिए, बड़े जो है ना वो अब चेंज नहीं हो सकते। ना हम बड़ों का नज़रिया चेंज कर सकते हैं, ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं। अब छोटे जो है ना, उनमें बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का वो कॉलेज में या अपने फ्रेंड सर्कल में या बाहर अपने कज़न्स में जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी मौज मस्ती करना, मोबाइल हाथ में, मतलब आप पूरी एक दुनिया लेके घूम रहे हैं, कोई नॉलेज चाहिए, कोई किसी भी चीज़ को कहीं आना हो जाना हो, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल विद इन सेकेंड्स मौजूद है, तो वो रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से बुज़ुर्ग जो है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो हमें
हमारी सेहत का ख्याल करते हैं, हमें आने जाने से अगर मना कर रहे हैं, वो उस वक्त को गुजार चुके हैं, तो तभी तो उन्होंने इतनी उम्रें पाई हैं। बिल्कुल सही है। वो ये नहीं चाहते कि मेरे जो बच्चे हैं वो इतनी कम उम्री में, आप देख लें अमवात का जो शरह है वो नौजवानों में ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से ना हम अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ना हम अपने बुजुर्गों को फॉलोअप कर रहे हैं कि वो हमारे लिए, बल्कि हम चिढ़ने लगते हैं उनकी बातों से, उनकी रोक टोक से। अब जल्दी सोने को, आज मुझे आप बता दें, हम कराची शहर में रहते हैं, मतलब हमें अपनी ही बात कर रही हूँ, और यहाँ हमसे छोटे लोग तो कौन जल्दी सोता है? बुजुर्ग भी नहीं सोते जल्दी। वो अब आदत हो गई। अच्छा हुआ ये है कि हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को आदत दे दी है। मोबाइल चलाने पे मुझे अब्बू से बहुत डांट पड़ती थी, फिर उन्होंने कहा वो भी अपना टाइम पास करना चाहते थे कि नमाज पढ़ ली, सब कुछ हो गया, अच्छा मुझे सिखा दो। अच्छा उनको सिखाने के लिए हम लोग चिढ़ जाते थे कि आपको ये चीज़ नहीं आ रही आपको, तो वो भी इस पर काफ़ी वगैरह सब चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अपने बुजुर्गों का हर जनरेशन में हर एक को एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं। किसके पास होना चाहिए ये सवाल है। और ये एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी। वालेकुम अस्सलाम अकरम साहब, कैसे हैं आप और क्या कहेंगे आज के मौजू पे? सदर इकबाल साहब, आपका जो सवाल है आज के इस दौर के अंदर, मैं समझता हूँ इतना कीमती सवाल है और इतना बड़ा बहरान है इस मुल्क और कौम में, इसका तस्वर कोई नहीं कर सकता। सदर इकबाल साहब देखिए, इस्लाम की बुनियाद जो इंसान, अल्लाह ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। सही। कोई मखलूक हाथ से अल्लाह की नहीं बनी हुई, और इसकी बुनियाद इंसानियत पे रखी गई, एहतराम पे रखी गई है। बिल्कुल। छोटे का, बड़े का, हर एक का एहतराम रखा गया। अब हमारी जिंदगियों में एहतराम निकलता जा रहा है, हम इसे तरक्की समझ रहे हैं। हमें इसी तरह, जिस तरह बहुत बड़ा सब्जे का बाग हो, हर किस्म को जानदार का पट्टा निकालते हैं, वो घास भी खाएंगे और एक दूसरे को भी मारेंगे। हम जिस तरक्की को तरक्की कह रहे हैं, सिदरा इकबाल की तरक्की नहीं है। हम इंसानियत से निकलकर हैवानियत की तरफ जा रहे हैं, और यही बात है, अल्लाह हिलाक उस वक्त करेगा कि जब हम आखिरी डिग्री पर पहुंच जाएंगे, इंसानियत से हैवानियत की तरफ। सिदरा इकबाल साहब, बड़े लोग जो है ना, मुशावरत की बात है, देखिए उनका शफकत से देखना, उनके पास बैठना, उनकी बात सुनना, इस तरह बात कोई फैसला करे मुशावरत से करे, उनकी बात सुने कि भाई वो क्या कह रहे हैं, आप उन्हें मशवरा दे सकते हैं, उनकी बात। लेकिन हमने सिरे से ये बात सुनने से इनकार कर दिया। मुझे तो ये भी लगता है 90 साल का आज के दौर के हमने जो देखा है, इसने क्या देखा है, इस तरह नहीं है। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं अकरम साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारा दिल चाहता है, और अगर मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को भी देखूँ, यानी द मोमेंट यू क्रॉस 30-35, अपने आप को सीनियर होने का या ज़्यादा तजुर्बेकार होने का हमें वहम होने लगता है, और हमारा दिल चाहता है कि बग़ैर हमसे कोई रोक टोक किए हमारी बातों को अब सुन लिया जाए, क्योंकि हमने ये अर्न की है पोजीशन। द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि कभी कभार मैं देखती हूँ आने वाली नस्ल शायद इसलिए भी बर्बाद है क्योंकि उसके बुज़ुर्ग हम हैं, यानी हम में कोई बुजुर्गी जैसे कोई एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, ना हमारी कोई ऐसी विजडम है, ना कोई हमारा ऐसा मिजाज का ठहराव है। इनफैक्ट वी आर बीइंग टोल्ड कि हम जो कुछ कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात भी करेंगे कि बुजुर्गी की भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी ना, जो तदब्बुर, जो ठहराव, जो मैच्योरिटी हमारे नाना नानी में थी, क्या आज हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रही है? विल टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ों की मौजूदगी में हम रिस्ट्रिक्टेड क्यों फ़ील करते हैं? ये एक सवाल था जो मैं सारों से करना चाहती थी कि पहले एक अलग कुछ ख़ास रिश्तों की या बुज़ुर्गों की एक उनसियत होती थी, यानी छोटे बच्चे को आप देखें, जब तक आप उसका दिमाग ख़राब नहीं करते, जब तक वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता, वो अपना नाना नानी, दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इस बच्चे में, उसकी तबीयत में खिंचाव क्यों आने लगता है? क्या ये फितरी अमल है कि वो बड़ा हो रहा है तो अब वो उस तरह इंगेज नहीं करना चाहता, या कोई और वजह है? फिर दूसरी चीज़ ये भी कि कंट्रोल, जब एक टकराव फैमिलीज़ के अंदर आता है कि बड़े डिसीजंस कौन लेगा, क्या घर के बुज़ुर्ग लेंगे या वो जनरेशन लेगी जो इस वक्त एक्टिव है और कमाव हो रही है? सो दैट्स द बिग क्वेश्चन, यानी 70+ की एज का कोई शख्स बड़े डिसीजंस ले रहा है, या फिर 30-35 साल के वो नौजवान जो इस वक्त काम कर रहे हैं एंड दे आर बेसिकली अर्निंग फॉर द फैमिली? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अली, आप क्या नोटिस कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बुजुर्गों की घर में जो हमारी अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं हम
कर सकते। फिर दूसरी बात ये है कि उनकी जो रिस्पेक्ट है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस चीज को प्रमोट करेगा जी कि बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप देखें कि रिस्पेक्ट करना है क्या और उनकी इन गिवन टाइम में किस चीज में कितनी अहमियत है और कहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप देखें कि इसमें मैं एक आपके क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं कि पहले दौर में जैसे शादियां होती थी, अब उसमें बुजुर्ग ही सारा फैसला करते थे और करना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया ज्यादा होते थे, बच्चा बच्ची जो है वो हजारों किलोमीटर दूर नहीं जा सकते थे, वो लोगों को जानते नहीं होते थे। ऑब्वियसली उस वक्त अहमियत थी, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट थी, सारे का सारा जो फाइनल से है वो बुजुर्गों की होती थी और होनी भी चाहिए थी। लेकिन आजकल आप देखें कि थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल क्या है कि आजकल खुद बच्चे बच्ची एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो रेड फ्लैग्स को देख रहे हैं, वो अपने लिए समझते हैं कि मैं कैसे शख्स के साथ रहना चाहता या चाहती हूँ, इसमें मेरा इनपुट भी हो। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे कुछ ग्राउंड रियलिटीज के होते हुए कुछ लाइंस ड्रॉ करनी अच्छा, एक इमेजिन करते हैं ना कि एक घर है जिसके अंदर 3 जनरेशन्स रह रही हैं। जो बुज़ुर्ग हैं उनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, जो मिडिल टीयर है जो यानी बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं, जिनके यंग बच्चे साथ रहते हैं, उनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, और फिर नीचे टीनेजर्स हैं जिनके बड़े फ़ैसले करने हैं। मिसाल के तौर पे वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो मुल्क से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, और कुछ अरसे बाद उनकी शादी के फ़ैसले। निसा, किन किन फ़ैसलों पे जो रोज़मर्रा के फ़ैसले हैं, रूटीन क्या होनी चाहिए कि अगर लड़की है तो वो यूनिवर्सिटी से कितनी देर बाहर रह सकती है, अगर वो सोशलाइज़ कर रही है तो वो क्या अपने दोस्तों के घर जा सकती है या नहीं जा सकती, उनका पहनावा क्या होना चाहिए, उनका खाना क्या होना चाहिए। ये जो रोज़मर्रा के डिसीजंस हैं और बड़े डिसीजंस हैं, इनको कैसे डिवाइड किया जाए? देखिए, अभी तो करंट कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगी सिद्रा, वो ये है कि जो आपने कहा ना कि जो बच्चे हैं, लड़की यूनिवर्सिटी जा रही है या लड़का है यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहे। आजकल की जनरेशन अपने फ़ायदे की बात सुन रही है। जहाँ उन्हें अट्रैक्शन लग रहा है, जो उनको रोक टोक करेगा, उनमें बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है, और पेरेंट्स जो हैं अब बच्चों से डरने लगे। यार ये बड़ी पते की बात आपने की, वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे, दादा दादी की क्या सुनेंगे? तो और दादा दादी की फिर बात, अच्छा अब दादा दादी भी ना, अब जाके जो मुझे कुछ 10-15 साल से फील हो रहा है, अब वो सिचुएशंस को समझ रहे हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। बोलो ही मत। हाँ, बोलो ही। कल को ये दिल को ही ना लगे कि इससे मेरी सुनी नहीं, बोलो ही मत। अच्छा, तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चे कुछ हैं घरों में, देखिए अब वही वाली बात आ जाती है कि दादा के बीच में पेरेंट्स फिर बच्चे। अगर पेरेंट्स में भी क्लैशेस होंगे हस्बैंड और वाइफ के, तो वो भी एक बहुत बड़ा बच्चों पे इम्पैक्ट, फिर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगते हैं। तो ये घर के इन्वायरमेंट पे बेसिकली बहुत डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। तो लड़की का जो अभी भी है, जो मैं जिस अभी भी जो मेरे माइंड में, जो मेरी गुट्ठी में शामिल है कि भाई आपने लेट नहीं रुकना है रात को। अच्छा, कई दफ़ा ये देखा है कि लड़कियां फॉर एग्जांपल अपने माँ बाप से तो बड़े क्लोज होते हैं जी, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी, अब्बू को भी समझ जाएंगे, लेकिन घर में एक चाचा हैं या एक ताया हैं या दादी हैं, वो बुरी बनाएंगी। तो एक मुझे लगता है ये एक इस तरह का अगर निज़ाम हो भी तो अच्छा है, बच्चे पे किसी ना किसी का तो रोप तो है। रानी आपा, यही सवाल आपसे, 65 प्लस का एक एज ब्रैकेट है, 45 प्लस का है, और फिर टीनेजर्स या छोटे बच्चे घर में हैं। किन किन चीज़ों में बुज़ुर्गों को फ़ैसला लेना चाहिए और किन चीज़ों में लीवे दे देना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि तीनों जनरेशन का आपने साथ रखा। हाँ। तो मैं ये कहूँगी कि जो सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर है, यानी जो 65 से 70 साल तक में है, सबसे पहले वो अपने छोटों की राय मालूम करे कि भाई वो अगर वो वाले छोटे जो 40 से 45 साल के अपने बड़ी की इज़्ज़त कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, इट मीन्स ये छोटे भी बात मानेंगे। अदरवाइज़ आजकल बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं है तो दादी दादा का क्या कहना मानेंगे। तो मैं हमेशा ये आजकल का दौर देखकर ये समझती हूँ कि बच्चों को अपने करीब करें, बच्चों को आप अदब सिखाइए। अगर आपके बच्चे आपके करीब हैं, आप अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो यकीनन वो आप अपने दादा दादी की भी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन आजकल जनरेशन गैप की वजह से बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो गई है, और इस दूरी को वालिदैन, जो बीच वाली जनरेशन है, वो इस दूरी को ख़त्म कर सकती है कि वो बड़ों के भी करीब हो सकती है और छोटों की भी करीब हो सकती है। जो बीच वाली जनरेशन है, दरअसल ये गैप, ये बुराइयाँ उसने पैदा की। बिल्कुल सही। अली, आप क्या कहेंगे? आपने यहाँ पे शादी ब्याह के मामलात की बात की थी, लेकिन रोज़मर्रा की रूटीन,
कौन कितने बजे जा रहा है, किसको कितनी आज़ादी मिली हुई है, लड़का और लड़की का फ़र्क बहरहाल मौजूद है। और जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वहाँ तो और मज़ीद फ़र्क हो जाता है। कहते हैं कि जी फ़लाना लाडला है, फ़लाना छोटा है तो बहुत करीब है, फ़लाना फ़र्स्ट बॉर्न है तो पूरे ख़ानदान का चहीता है। इस तरह के जो फ़र्क होते हैं, क्या ये फिर लाइफ लॉन्ग दिल में कदूरतें पैदा करते हैं? जी बिल्कुल करते तो हैं, इसीलिए तो फिर सिबलिंग में आपस में इश्यूज वगैरह स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि ये वो लाडला है मुझे, उसको तो 100 खून माफ है। एक जो मैं एस्पेक्ट उजागर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसमें ना जरा मैं समझता हूँ कि तीनों जनरेशन जो आपने अभी जिक्र किया था उनको आपस में ना ओपनली कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। बच्चों को देखिए हर दौर का अपना तकाजा है। अगर कोई यंग बच्चा है उसके जो लाइकिंग डिसलाइकिंग उसके ट्रेंड डिफरेंट होंगे। अगर आपने आपस में अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो एक दूसरे के फुट में जाके उसको देखें, एक दूसरे के शू में जाके देखें कि उसकी क्या अहमियत है, वो क्या किन चीजों को प्रेफर करता है। देखिए ना आजकल जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। आपका, रानी आपा का, निसा का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहे, लेकिन बहुत अहम है कि हम इन ख़ानदानी रिश्तों को, इन रिवायतों को संभाल कर चलें। इस पर आपकी क्या कॉमेंट्स है मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।